ओके, सो हम डेवॉप्स में हम लाइनेक्स पे वर्क करना चाहते हैं। डेवॉप्स कोर्स में पूरा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। सो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए मैंने आपको सबसे पहला अप्रोच बताया है कि आप अपने इसमें WSL इंस्टॉल करके लाइनेक्स पे काम कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच मैंने आपको बताया है कि गेट द रियल सर्वर। अब आप रियल सर्वर आपने कहाँ से लिया? कॉन्टेबो से लिया, जो लगभग आपको 500 रुपए पर मंथ में आपको रियल सर्वर मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और तरीका होता है जिसके थ्रू आप जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको कुछ तरीके बता रखे हैं। मैं आपको तीनों तरीकों में आज काम करके बताऊंगा। मैं आपको WSL एक टैब में, मैं आपको WSL एक टैब में रियल सर्वर और एक टैब में डॉकर। ठीक है ना? सो ये WSL बेसिकली क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर which allow you to work on Linux. Docker, what is Docker? Docker is also a software which will provide us Linux environment. So Docker क्या है? Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, Linux का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा। सो मैं आपको ये मैंने टर्मिनल ओपन किया। ठीक है, ये टर्मिनल ओपन किया, CLS करो, आप क्लियर करो। ठीक है, और यहां पर आप वन बाय वन 3 टैब ओपन कर लो। आपको टैब दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3। ये तीनों टैब पर हम, आज का उद्देश्य हमारा क्या है, आज का एजेंडा क्या है? वी वांट टू वर्क ऑन लाइनेक्स एनवायरनमेंट विथ डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है ना? ताकि आप हर चीज को समझ जाओ कि मैं चाहे WSL में आऊंगा तो भी मैं लाइनेक्स पे काम कर रहा हूं, चाहे मैं डॉकर पे काम करूंगा तो भी मैं लाइनेक्स एनवायरनमेंट मुझे मिलेगा, और चाहे मैं किसी रियल सर्वर में लॉगिन करके अगर अंदर आ जाऊंगा तब भी मुझे एनवायरनमेंट क्या मिलेगा? लाइनेक्स का ही मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क ऑन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सो मैंने आपके सामने 3 टैब ओपन कर रखे, तीनों किस किस के लिए है? टू वर्क ऑन लाइनेक्स एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, WSL. So WSL is a Windows tool which provide us Linux environment. So मैंने WSL किया, इंटर किया, और आप देखेंगे, ठीक है, सबसे पहला काम अपने कंसोल को क्लियर कर लो WSL। दूसरा काम, आप अपने आप को पता करो आप कौन हो। आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो गए हो, आपका वर्किंग डायरेक्टरी क्या है और आपका होम डायरेक्टरी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको सीक्वेंस में बता रखी। अब इसके बाद एक चीज आपको पता करनी है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर लॉग्ड इन। ठीक है ना? सो लाइनेक्स पे काम करना तो है, मगर कोई लाइनेक्स का कोई एक वेरिएशन नहीं है। लाइनेक्स के मल्टीपल वेरिएशन हैं जो इंडस्ट्री में अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं। जैसे लाइनेक्स का, अगर आप ये शीट पर जाएंगे, इस वाली शीट पर जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 20 पॉपुलर लाइनेक्स डिस्ट्रोज, है ना? सो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। डेबियन, फेडोरा, उबंटू, सेंटोस, कैली, गरुड़ लाइनेक्स, रेड हैट, ओपन स्यूसे, ऐसे मल्टीपल लाइनेक्स के वेरिएंट्स हैं, जिसमें से मैंने रेड में 2 को कर रखा है that are heavily used in software companies. So if you want to become a DevOps engineer or software engineer, which Linux variant you need to focus on? Either you need to focus on Debian or Ubuntu. ठीक है ना? तो आपको पता है कि यार लाइनेक्स के जो वेरिएशन है बहुत सारे हैं। एक डायग्राम मैंने आपको ये भी बता रखा है कि लाइनेक्स का चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो, वो बेसिकली इनहेरिटेड फ्रॉम जो इनका जो सबसे ग्रैंडफादर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइनेक्स, इट वाज यूनिक्स। ठीक है ना? अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपके पास एप्पल का फोन है, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप इसके पेरेंट पर जाएंगे, ग्रैंडफादर पे जाएंगे, एवरीथिंग इज इनहेरिटेड फ्रॉम यूनिक्स। सो यूनिक्स वाज अ ऑपरेटिंग सिस्टम बिफोर 30 इयर्स अगो, मे बी 30 साल 35 साल पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम था, तब वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था जिससे सारी चीजें इनहेरिट हुई हैं आज तक? दैट वाज यूनिक्स। और इवन लाइनेक्स इज आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आज की तारीख में जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं अपने सॉफ्टवेयर को जो डिप्लॉय करती है, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे करती है? जनरली वो लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और लाइनेक्स में भी सबसे हैवीली डेबियन और उबंटू ही होता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर WSL के थ्रू मैंने लाइनेक्स एनवायरनमेंट में एंटर कर गया हूँ, मगर आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रूव among all these variants which variant you have entered in। आप किस वेरिएंट के अंदर लॉग्ड इन हुए हो? क्या आप रॉकी के अंदर
लॉग्ड इन हुए हो, क्या ओरेकल के अंदर, या क्या आप कैली के अंदर लॉग इन हुए हो, आप इतने सारे वेरिएशंस में किस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हुए हो, उसके लिए हमारे पास लाइनेक्स की एक कमांड होती है cat etc/os-release। अब अगेन कैट आ गया, इसका मतलब दिस ओएस रिलीज इज अ फाइल, ठीक है ना। फिर भी मैं जाके बताता हूं, कहां जाएंगे, ईटीसी फोल्डर के अंदर, और मैंने आपको वो ग्रीन कलर की शीट ओपन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शीट है वो हमारी, ठीक है। सो ग्रीन कलर की शीट आपने ओपन करी, फॉर एग्जांपल ये रही, दिस इज माय लाइनेक्स फाइल सिस्टम एंड हियर इज द डायरेक्टरी etc। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइनेक्स डायरेक्टरी which will hold the configuration files, ठीक है ना। सो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल से रिलेटेड सारी जानकारी किस डायरेक्टरी के अंदर होती है, etc डायरेक्टरी के अंदर होती है, और ये बिल्ट इन होती है, ये आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं cd/etc करूं तो देखो मैं etc के अंदर आ गया हूं, वेयर आई एम, यू आर इनसाइड etc फोल्डर एंड इट हैज सम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। सो इस etc के अंदर हमने किस किस पे काम किया, etc के अंदर हमने सबसे पहले दिन हमने क्या काम किया था, parswd इज अ फाइल। जब भी मैं फाइल बोलूंगा परमिशन स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर को चेक करना है, अगर डैश है तो फाइल है। फिर हमने ग्रुप को देखा, पता है ना, जैसे यूजर बनाते हैं, जिस नाम का यूजर बनाते हैं उसी नाम का क्या बन जाता है, ग्रुप भी बन जाता है। तो वो ग्रुप्स की भी एंट्री किधर होती है, इसी के अंदर एक ग्रुप नाम की फाइल होती है, ये देखो, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब आज मैं आपको एक और फाइल बताने जा रहा हूं, ओएस डैश रिलीज नाम से एक फाइल होती है, ओ पे जाना आप, ओएस डैश रिलीज नाम की एक फाइल होती है, ठीक है। अब यहां से आप देख के बताओ, क्या ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है, या सिंबॉलिक लिंक है, ये सिंबॉलिक लिंक है। और सिंबॉलिक लिंक मतलब विंडोज का शॉर्टकट, विंडोज में आप सिंबॉलिक लिंक नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो, शॉर्टकट। और शॉर्टकट पे क्लिक करके वो एक्चुअल में फाइल कहीं और पड़ी हुई है, मगर उसका शॉर्टकट कहीं और पड़ा हुआ है, बेसिकली यही होता है शॉर्टकट। तो यहाँ पर देखो ये कुछ आपको ऐसा नोटेशन पता चल रहा है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट का नाम क्या है, ओएस रिलीज, बट द फाइल इज एक्चुअली लोकेटेड इनसाइड यूजर लिब ओएस रिलीज, ठीक है ना, समझ में आ गया। सो जो आप कैट कर रहे हो, एल फॉर सिंबॉलिक लिंक, सिंबॉलिक में जो एल आ रहा है ना, उसी से वो एल रेफरेंस हुआ है, इट्स अ सिंबॉलिक लिंक। सो एक्चुअल फाइल इज लोकेटेड अंडर यूजर लिब ओएस रिलीज, ठीक है ना। जो रियल फाइल है वो वहां पड़ी हुई है, मगर उसका शॉर्टकट यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी का हम कंटेंट चेक करेंगे, कैट etc/os-release। तो ये देखो, ये कंटेंट आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। ये कुछ कंटेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी बताएगा, कि आप लाइनेक्स के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, उसमें से आप किस वेरिएशंस पे काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन उबंटू 24, गॉट इट। अब कैट किया, मुझे इसको कैट नहीं करना है, बल्कि मैं इस एक्चुअल फाइल को कैट करना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो, कैट यूजर यूजर लिब ओएस रिलीज, यूजर लिब ओएस डैश रिलीज, ठीक है ना। अगेन द कंटेंट ऑफ बोथ फाइल इज सेम। सो द फर्स्ट इज अ शॉर्टकट एंड द सेकेंड इज द रियल फाइल। समझ में आ रहा है ना, शॉर्टकट और रियल फाइल में डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको विंडोज के अंदर बना के बताया था कि भाई anil.txt जो है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये शॉर्टकट है, but this is not an actual file, it's just a shortcut reference to a file which is located somewhere। so anil.txt को एक्चुअल में मैंने कहा बनाया था, डी ड्राइव पर, मगर उसका शॉर्टकट मैंने कहा रख दिया था, डेस्कटॉप पे रख दिया था। तो सिमिलरली यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो इस टर्मिनल के अंदर, ये दोनों के कंटेंट सेम आ रहे हैं, बट ऊपर वाला क्या है, हमारे पास शॉर्टकट है, और नीचे वाला हमारे पास रियल फाइल। समझ में आ रहा है। ये ओएस डैश रिलीज वाली फाइल, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी को होल्ड करती है, बेसिकली कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वर्जन कौन सा है, ये सारी जानकारी आपको देखनी है। तो सिंपल सी ये कमांड है, कैट etc/os रिलीज। आप इतना डिटेल में मत जाना, ठीक है ना। आपने इसको कंटेंट किया और आपको पता चल गया कि आप किस पे काम कर रहे हो, उबंटू पे काम कर रहे हो, और उबंटू के किस वर्जन पे काम कर रहे हो, 24 पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी हमारी WSL की। तो जैसे ही WSL किया, आपको कौन सा इन्वायरमेंट मिल गया, लाइनेक्स,
ठीक है ना। अब चलिए आते हैं दूसरे टैब में। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइनेक्स ओएस पे काम करना है। बेसिकली एज अ ओप इंजीनियर हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें लाइनेक्स पे काम करना है। तो पहला तो हमारा ये हो गया, लर्निंग स्टेज में तो आप डब्ल्यूएक्सएल पे काम कर लो। दूसरा आपका ये हो सकता है कि आप किसी रियल सर्वर पे काम कर सकते हो। रियल सर्वर के लिए आपको बाय करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सो मैंने रियल सर्वर पर बाय करने के लिए, रियल सर्वर पर काम करने के लिए मैंने एक कमांड आपको बता रखी थी, द फर्स्ट कमांड विच इज एसएसएच। कोई फुल फॉर्म बता सकता है? सिक्योर शेल, ठीक है ना। एस का मतलब सिक्योर और एसएच का मतलब शेल। So SSH is a command which is used to connect with a remote server which is located in some data center, and the data center can be all over the world. So data center कहाँ हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता है ना। वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, जर्मनी में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस कंपनी से आपने बाय किया और उसका डेटा सेंटर कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। सो मैंने एक सर्वर बाय कर रखा है और उसमें मैं आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ। सो कमांड है SSH यूजर नेम एट द रेट IP एड्रेस। ये फुल फॉर्म याद रखना, और यहाँ पर मैंने आपको लिख रखा है, ये सिंटेक्स बोल बोल के याद कर लेना, ठीक है ना। SSH यूजर नेम एट द रेट IP एड्रेस। सो आई विल लॉग इन टू दिस पर्टिकुलर यूजर, SSH यूजर नेम एट द रेट IP एड्रेस इंटर किया मैंने, और पासवर्ड वही है। हाँ, लेक्चर रुक जाएगा नहीं तो निधि। ये कल उसने मजाक किया था निधि ने, ये इसने पासवर्ड चेंज कर दिया था, इसलिए शायद आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि सर आपने पासवर्ड चेंज करने की कमांड मैंने बता रखी कि नहीं बता रखी, बता रखी ना। तो बस अब यहाँ पर देखो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कंसोल को क्या करूंगा, क्लियर। फिर आप ये चेक करो मैं कौन हूँ, हु एम आई एम रूट। मैं अभी करंटली कहाँ पर हूँ, मैं रूट के अंदर हूँ, मुझे अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपने ओएस की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि मैं जिस रिमोट सर्वर में लॉगिन हुआ हूँ वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है ना। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने आपको बता दिया कि ईटीसी के अंदर आप किस फाइल का कंटेंट चेक करेंगे, ओएस डैश रिलीज का चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो रिमोट सर्वर है ये आपका, इसमें भी आपको क्या मिला हुआ है, उबंटू मिला हुआ है, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी आपके पास एक उबंटू मिला हुआ है, और ये हो गया। अब आपको हाउ यू कैन चेक द IP एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वर। आप किसी सर्वर के अंदर लॉगिन हो और आपको IP एड्रेस पता करना हो, सो यहाँ पर हाउ टू चेक द IP एड्रेस ऑफ लॉग्ड इन सर्वर। लॉगिन आपको अगर कमांड में बता दूं, अगर मैं आपको कमांड बता दूं तो कमांड देख के बता दोगे कि सर इसका IP एड्रेस है 95.111.248.154। ये तो कमांड देख के तो आप सभी बता दोगे, मगर मान लो कि मैंने डायरेक्टली लॉगिन करके आपको दे दिया और मैं IP एड्रेस आपको नहीं बता रहा हूँ, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इस सर्वर का IP एड्रेस आप मुझे बताओ कि इस सर्वर का IP एड्रेस क्या है। मैं इस सर्वर की हर डिटेल्स आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ये जो सर्वर में लॉगिन हुआ है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो आपको फिर कैट करके बताओगे मुझे कि सर ये लो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहा, कैट etc/os-release। ये तो क्या है सर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है os-release, ठीक है ना। सर आप काम कर रहे हैं उबंटू पे और 24 पे काम कर रहे हैं, फिर मैंने आपसे पूछ लिया चलो इसी सर्वर का IP एड्रेस बताओ, ये तो फिर आपको होस्ट नेम डैश कैपिटल आई, ठीक है ना। अब ये कैपिटल आई क्या है, अगेन मैंने आपको बार बार बता रखा है कि भाई एक ही चीज मैंने आपको सिखा रखी है। पहली जो चीज होती है वो कमांड होती है, दूसरी चीज जो होती है डैश के बाद वो CLI आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, CLI आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। सो बताइए, देख के ही बता दो, अगर इतने समझदार हो तो देख के बता दो। होस्ट नेम इज अ कमांड एंड डैश आई इज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सो हाउ मेनी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कैन बी पॉसिबल, देयर कैन बी मल्टीपल। अब ये तो बनाने वाला ही जानता है कि उसने कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट दे रखे हैं, मुझे तो पता नहीं है। तो अगर उसको भी जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू चेक हाउ मेनी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स और ये आई का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, देन यू जस्ट नीड टू डू डैश डैश हेल्प। सो आई विल डू होस्ट नेम डैश डैश हेल्प, और मैं इस कैपिटल आई का मतलब समझूंगा। इस कैपिटल आई का मतलब क्या है, ऑल IP एड्रेसेस, इस सर्वर के जितने भी IP एड्रेसेस होंगे वो आपको लिस्ट कर देगा। सो होस्ट नेम डैश कैपिटल आई विल प्रिंट ऑल द IP एड्रेसेस ऑफ दिस करंट सर्वर। अब इसमें ये 95
ये 170, ये 172 और ये, इसमें से आप देख के पता लगा सकते हो कि हाँ ये वाला जो पहला वाला है ये आपका क्या है, ये सर्वर का रियल पब्लिक आईपी एड्रेस है। और ये भी आईपी एड्रेस है, मगर ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट इंटरनल। जब सर्वर्स की नेटवर्किंग होती ना, उस नेटवर्किंग के ये किस टाइप के आईपी एड्रेसेस हैं, इंटरनल आईपी एड्रेसेस, ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। मगर इंटरनेट से अगर कोई आपके सर्वर तक पहुंचना चाहता है तो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस से पहुंच सकता है कि पब्लिक आईपी एड्रेस से पहुंच सकता है, पब्लिक आईपी। ठीक है ना। तो जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज अ क्लाइंट, मैं आपके सर्वर को रिक्वेस्ट करूंगा तो आपके सर्वर की मुझे कौन सी आईपी चाहिए, पब्लिक के प्राइवेट, पब्लिक। ठीक है ना। तो रूल ऑफ थंब में बता रहा हूं 172 से अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है, अगर कोई आईपी एड्रेस 172 से स्टार्ट हो रहा है, जनरली इट विल बी अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है ना। तो 172 को छोड़ के, क्योंकि 172 के दो दिख रहे हैं, उसके बाद एक ये दिख रहा है, ये IPv6 है। ठीक है ना। ये वर्जन 6 है, ये IPv4 है, ये भी IPv4 है, वर्जन 4 है। तो यहाँ पर ये 95 वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है ना। इस पब्लिक आईपी एड्रेस को आप अपने ब्राउजर में जाके हिट कर सकते हो। ठीक है ना। आप अपने ब्राउजर में आके हिट कर सकते हो। जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में गया और इस आईपी एड्रेस को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और मैं क्या कर सकता हूँ, इंटर कर सकता हूँ। और इंटर करते ही अगर मैंने प्रॉपर सेटिंग कर रखी होगी इस सर्वर की, तो मुझे कोई ना कोई पेज या कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है ना। अब वो कॉन्फ़िगरेशन करना, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना, सब धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। बट आपको ये पता चल गया है, दिस इज माय पब्लिक आईपी एंड आई कैन हिट दिस आईपी फ्रॉम अ ब्राउजर। ठीक है ना। जैसे ब्राउजर पे आप क्या हिट करते हो, डोमेन हिट करते हो, तो ब्राउजर पे आप डोमेन की बजाय आप सर्वर की आईपी भी हिट कर सकते हो। ठीक है ना। सो ये चीज आपको समझ में आई कि हाँ सर ये है। अब तीसरा मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको लाइनेक्स पे काम करना है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, तो द थर्ड ऑप्शन यू हैव इज दैट यू कैन वर्क ऑन डॉकर। ठीक है ना। सो डॉकर क्या है, डॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको किस किसका एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर देगा, Linux environment. What is WSL? WSL is also a software which will provide you Linux environment. What is Docker? Docker is also a software which will provide you Linux environment. ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, डेवऑप्स इंडस्ट्री में डॉकर सबसे ज्यादा यूज में हो रहा है आज की तारीख में। ठीक है ना। तो इस डॉकर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम में काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डॉकर का आर्किटेक्चर हम देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा डॉकर और वर्चुअल मशीन्स के बारे में मैं बता देता हूं कि वर्चुअल मशीन्स भी होती हैं यहाँ पर। जैसे आपने VMware का नाम सुना होगा, VMware। ये VMware क्या है, ये भी एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट दे दे, लाइनेक्स एनवायरनमेंट दे दे। ठीक है ना। वर्चुअल बॉक्स एक और कंपनी है, वर्चुअल बॉक्स भी एक ऐसी कंपनी है जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाती है जो कि आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट दे देती हैं, वर्चुअली लाइनेक्स का एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइनेक्स का एनवायरनमेंट के लिए हमें वर्चुअल बॉक्स, VMware और ये भी मिल जाते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो हमें यहाँ से हम देखेंगे। सो बेसिकली डॉकर के अंदर क्या होता है, आपके पास एक हार्डवेयर होता है, आपका अपना सर्वर। आपने किसी ने कभी कोई लैपटॉप बाय किया है जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है, आपको पता है ना कि जब हम सिस्टम बाय करते हैं तो जनरली पहले के टाइम में, आज की तारीख में तो जो भी नए लैपटॉप आप बाय करते हो सबके साथ में क्या मिलता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, विंडोज मिलेगा, लाइनिक्स मिलेगा, कुछ ना कुछ साथ में मिलता है। मगर पहले के टाइम में क्या होता था, जब आप सर्वर बाय करते थे या लैपटॉप बाय करते थे, वो पूरा ब्लैंक मिलता था। सो यू आर ओनली बाइंग द हार्डवेयर, नॉट सॉफ्टवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है ना। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से पे करना होता था। विंडोज विंडोज तो हमेशा से पेड रहा है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको अपने लैपटॉप में डलवाना है तो आपको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। मगर लाइनेक्स तो डे वन से
ओपन सोर्स है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डे वन से क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप कोई लैपटॉप बाय करते हैं, जनरली आप हार्डवेयर बाय कर रहे होते हैं, और उसके अंदर आपको क्या इंस्टॉल करना होता है, यू नीड टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप फिर क्या इंस्टॉल कर सकते हो, आप अपना डॉकर इन्वायरमेंट इंस्टॉल करके आप अपनी एप्लीकेशंस को अलग अलग कंटेनर में आप रख सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम डॉकर में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको डॉकर की शीट पर ले जाता हूं और वहां से हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डॉकर का आर्किटेक्चर है। तो डॉकर के आर्किटेक्चर में डॉकर बेसिकली क्या है, डॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, लाइनक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। डॉकर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली डॉकर का आर्किटेक्चर है। डॉकर, इस आर्किटेक्चर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट सबसे पहले मैं डॉकर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है ना, सो डॉकर को इंस्टॉल करते हैं। हम हमारे सिस्टम में डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर आप डॉकर को इंस्टॉल अगर करें तो आप अपने विंडोज के अंदर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, और आप अपने WSL के अंदर जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो, या आप अपने सर्वर के अंदर जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी विंडोज के अंदर इंस्टॉल आपको करके बताता हूँ। तो विंडोज के अंदर मैं यहाँ पर WSL के अंदर हूँ। ठीक है ना, राइट नाउ आई एम इनसाइड WSL, बट इफ आई वांट टू इंस्टॉल एनीथिंग आई नीड सम प्रिविलेजेस, आई नीड सम परमिशन, and I need some powerful permission. The normal user don't have powerful permission. So what I need to do, I need to get into the WSL with root permission. So I will exit. I will again log in with WSL using root, because I need powerful permissions, root permissions. So I will get into WSL with some powerful permissions. Now who am I? I am root. If I am root, I don't have to worry about permissions. अगर मैं रूट यूजर हूं तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूं अपने सर्वर पर। सो व्हाट यू वांट टू इंस्टॉल, यू वांट टू इंस्टॉल डॉकर। ठीक है ना, सो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए, if you want to install anything on Linux operating system, there is a package manager called APT. So APT is a package manager. APT is a package manager for Linux operating system. What is APT? APT is a package manager. आप लोगों ने Node.js थोड़ा बहुत कर रखा है, थोड़ा बहुत भी आपको पता है। Node.js एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसका खुद का Node.js का खुद का क्या होता है, अपना खुद का पैकेज मैनेजर होता है npm। उसका खुद का पैकेज मैनेजर होता है, यहाँ पर हम pnpm होता है, yarn होता है। तो आपने कुछ ऐसे पैकेज मैनेजर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी पैकेज मैनेजर आपने पढ़े। अब मैं आपको कुछ ऐसे पैकेज मैनेजर बता रहा हूं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज मैनेजर होते हैं। ठीक है ना, तो दो टाइप के पैकेज मैनेजर होते हैं, प्रोग्रामिंग के पैकेज मैनेजर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने पैकेज मैनेजर, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने पैकेज मैनेजर। सो एपीटी इज अ पैकेज मैनेजर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, सो ये मैंने आपको बता दिया। अब एपीटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड, एपीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडवांस्ड पैकेज टूल। विद दिस पैकेज मैनेजर आई कैन इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर. So can I install Docker as well? Yes, we can install Docker. So the command is apt install and the software name or the package name. So the software name is Docker and it's actually docker.io. ठीक है ना, तो docker.io -y। ठीक है ना, तो Docker को इंस्टॉल करने के लिए आपको docker.io लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए WSL में apt install docker.io-y। ठीक है, अब मैं यहां से इंस्टॉल कर रहा हूं, और मेरा डॉकर इस WSL के अंदर इंस्टॉल हो गया है। शायद मैंने पहले से कर रखा हो, अदरवाइज ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ वो पता करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है डॉकर का वर्जन चेक कर लो। ठीक है ना, कोई चीज आपके सिस्टम में है कि नहीं है, उसका वर्जन चेक कर लो, पता चल जाएगा। अगर वर्जन बता रहा है मतलब इंस्टॉल्ड है, वर्जन नहीं बता रहा है, कमांड नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब वो चीज, वो सॉफ्टवेयर, वो टूल आपके मशीन में नहीं है।
सो आप देखिए यहाँ पर ये कमांड चलाने के बाद आपको चलानी है डॉकर डैश डैश वर्जन। ठीक है ना, डॉकर डैश डैश वर्जन करने से आपके सिस्टम में डॉकर का वर्जन आ रहा है। सो राइट नाउ डॉकर वर्जन इज 28 और अभी मार्केट में क्या चल रहा है तो उसका मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, बार बार बताते रहता हूं मैं। आप किसी भी चीज का अगर आपको वर्जन चेक करना है तो उसका नाम और लास्ट में क्या लिखोगे, चेंज। ठीक है ना, तो डॉकर का अभी करंट वर्जन क्या चल रहा है मार्केट में, करंट वर्जन इज 2930। ठीक है ना, और यहाँ पर 2822। ठीक है ना, तो आपको ये पता चल गया कि हाँ मैंने अपने सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल कर दिया है और 28 वाला वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब बेसिकली अब यहाँ पर आपको अब मैं आपको एक पर्टिकुलर कमांड बता रहा हूं जिसके थ्रू आप अपना एक कंटेनर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये कमांड मैं आपको बता रहा हूं, इस कमांड को मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको मैं एक डॉकर की कमांड बता रहा हूं, डॉकर रन डैश IT डैश यू रूट प्रिविलेजेस और डैश D और उबंटू कॉलन लेटेस्ट। तो बेसिकली मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, मैं एक कंटेनर बिल्ड करूंगा और उस कंटेनर के अंदर हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं गया, तो ये मैंने कमांड जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, आपको इंटर करना है और कुछ चीजें होंगी इसके अंदर जैसे कि अनेबल टू फाइंड इमेज, फिर ये इंटरनेट से वो इमेज को लाएगा और आपकी मशीन में क्या इंस्टॉल करेगा, डॉकर इंस्टॉल करेगा, अ, आपकी मशीन में उबंटू को इंस्टॉल करेगा और उबंटू का आपको कंटेनर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये जैसे ही हुआ उसके बाद आपको अगली कमांड चलानी है डॉकर ps-a कमांड। ठीक है ना, इट विल लिस्ट ऑल दी कंटेनर्स। ठीक है ना, सो डॉकर ps-a कमांड आप चलाएंगे, डॉकर ps-a कमांड आप चलाएंगे तो आप देखिए आपके मशीन में जितने भी कंटेनर्स होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। इसमें से एक कंटेनर की स्टेटस आप देखेंगे अप एंड रनिंग आप फ्रॉम 22 सेकेंड, मतलब अभी 22 सेकेंड पहले ये इस कंटेनर का निर्माण हुआ है, 22 सेकेंड पहले ये कंटेनर क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, आप इसी कमांड को डॉकर ps-a को फिर से एक और बार चलाओगे तो टाइम बढ़ते चलेगा। अब 44 सेकेंड अगो, मतलब ये कंटेनर पिछले 44 सेकेंड पहले स्टार्ट हुआ था। समझ में आ रहा है ना, सो ये एक हमारे पास एक उबंटू का कंटेनर है और इस कंटेनर का ये कंटेनर अभी मेरा किस स्टेट में है, अप एंड रनिंग स्टेट में है और इस कंटेनर के अंदर हम जाएंगे जैसे कि WSL के अंदर जाते हैं, SSH के थ्रू रियल सर्वर के अंदर जाते हैं, उसी प्रकार से ये चलते हुए कंटेनर के अंदर जाना भी मैं आपको बताऊंगा। तो WSL के अंदर जाके आप क्या पता करते हो, मैं कौन हूं, मैं कहा हूं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपना कंसोल क्लियर करना है, मेरा OS क्या है। आप रियल सर्वर में जाते हो, कंसोल क्लियर करते हो, मैं कौन हूं, मैं कहा हूं, मुझे अपने घर जाना है और मेरा OS कहाँ है। उसी प्रकार से इस ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर जाने के बाद भी आपको वही काम करने। ठीक है, सो कंटेनर के अंदर जाने के लिए हाउ हाउ टू गो इनसाइड अ रनिंग कंटेनर। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो क्या आपके पास कोई रनिंग कंटेनर है कि नहीं। इसमें आपको रनिंग कंटेनर की पहचान होगी स्टेटस से। अगर स्टेटस में अप लिखा हुआ है इसका मतलब आपका कंटेनर चल रहा है, और अगर एग्जिट लिखा हुआ है इसका मतलब आपका कंटेनर बंद पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अगर आपका लैपटॉप शटडाउन है तो क्या आप काम कर सकते हो, आपको अपने लैपटॉप पे काम करने के लिए लैपटॉप को चालू करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, बंद कंप्यूटर में काम नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई कंटेनर एग्जिट स्टेटस में है इसका मतलब वो स्विच ऑफ है, उस पर आप काम नहीं कर सकते और नहीं उस कंप्यूटर के अंदर नहीं उस कंटेनर के अंदर आप जा सकते। ठीक है ना, सो अगला क्वेश्चन है हाउ टू गो इनसाइड अ रनिंग कंटेनर। So can we go inside a running container? Yes, we can. Can you go inside an exited container?
कैन यू गो इनसाइड एन एग्जिटेड कंटेनर? नो, हम किसी भी एग्जिटेड कंटेनर के अंदर नहीं जा सकते। मगर अगर कोई कंटेनर रनिंग स्टेज में है तो यस वी कैन गो, और उसको जाने के लिए कमांड है डॉकर एक्सेक डैश IT, है ना। अब ये सारे फ्लैग्स मैं आपको बताऊंगा, अभी तो आप रट लेना, इन कमांड्स को रट लेना, सर ने ये बोल रखा है मतलब ये बोल रखा है। ओके, अब एक चीज और मैंने बताई थी कि WSL के अंदर जाने के लिए किस यूजर से जाना है, वो आप डैश यू देते थे, WSL स्पेस डैश यू रूट, और जब आप कंटेनर के अंदर आते थे कि किस यूजर से आप एंटर करते थे, रूट से। आप रिमोट सर्वर में भी लॉगिन करते हो तो SSH यूजर नेम एट द रेट IP एड्रेस, तो आप जो यूजर नेम देते हो उसी से आप लॉगिन होते हो। सिमिलरली when you are going inside a Docker container you need to supply which user you want to log in, ठीक है ना। so dash u root, and if you want to assign the root all permission then additional dash dash this flag has to be given, ठीक है ना। so यहां पर आपको आपको ये करना है, और यहाँ पर शीट नंबर 228 है, हाउ टू गो इनसाइड अ रनिंग कंटेनर, देन डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट हमें फ्लैग देना है, और कंटेनर ID एंड देन द नेम ऑफ द शेल यू वांट टू लॉग इन। सो यहाँ पर ये मैंने दिया, और लास्ट में हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये तो मुझे कंटेनर की ID देनी है, कंटेनर का नेम देना है। यहाँ से आप देखेंगे ये तो कंटेनर की ID है और ये कंटेनर का नेम है। अगर आप आईडी से कंफर्टेबल हो तो आईडी दे दो, और आप नेम से कंफर्टेबल हो तो नेम दे दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने पीपीटी के अंदर ऑब्लिक लगा रखा है। या तो आपको देना पड़ेगा आईडी, कंटेनर का आईडी, या फिर आपको देना पड़ेगा कंटेनर का नेम। सो मैं यहाँ पर अभी कंटेनर का नेम ले लेता हूँ। सो ये कंटेनर का नेम लिया, और लास्ट में मुझे क्या देना है, शेल। तो शेल जनरली लाइनक्स के अंदर जो शेल होता है वो बिन बैश होता है ना, बैश शेल होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बिन बैश, बिन बैश। और इस पूरी कमांड को यहां से मैंने कॉपी किया, और इस कमांड को यहां पर मैंने किया और इंटर किया। अब आप देखो, केयरफुली आप नोटिस करो, आप रूट ओके लैब्स पर थे, तो जैसे ही आपने कमांड चलाई रूट एट द रेट सम होस्ट नेम चेंज हो गया, इसका मतलब आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटर कर गए। समझ में आ रहा है? अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटर कर गए हो तो सबसे पहले हु एम आई, where I am, I need to go my home directory, ये मैंने क्लियर किया, और मैं अपने OS की इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, cat etc/os-release। तो यहाँ पर भी ये उबंटू आ रहा है, ये भी मतलब WSL में भी उबंटू, और जो मेरा डॉकर कंटेनर बना वो भी उबंटू, तो बेसिकली हम कुछ डिफरेंट ले लेंगे। यहाँ से मैं इसको एग्जिट करूं, अब मैं कहां पर आ चुका हूं, WSL में आ चुका हूं, ठीक है। और यहां से मैं अगर डॉकर ps-a करूं तो मेरा कंटेनर अभी भी चल रहा है। अब अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं, मुझे एक अलग वेरिएशन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको डॉकर के अंदर वर्क करना है, आपको आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, और आपको किस पे काम करना है, मान लेते हैं हम फेडोरा पे हमें काम करना है। किस पे काम करना है, फेडोरा पे। सो यहाँ पर एक वेबसाइट है hub.docker.com, इस पर आप जाएंगे और यहाँ से जो भी इमेज आपको चाहिए उसके बारे में आप सर्च करेंगे। तो मैंने फेडोरा लिखा, फेडोरा की ऑफिशियल इमेज है हमारे पास, ये फेडोरा की ऑफिशियल इमेज है हमारे पास। और यहाँ पर एक कमांड दी हुई होगी फेडोरा कोलन लेटेस्ट, ये कमांड दी हुई है। इसी कमांड को हम यहाँ पर, इस कमांड को फिर से हम लेंगे, और उबंटू की जगह मुझे इमेज का नाम क्या देना है, फेडोरा कोलन लेटेस्ट, फेडोरा कोलन लेटेस्ट। इस कमांड को लिया मैंने, और इस कमांड को मैं यहाँ से चलाऊंगा किसके अंदर, WSL के अंदर, ठीक है ना। अगर आप श्योर नहीं है तो आप बाहर निकल जाओ, टोटली बाहर निकल जाओ। आप सी ड्राइव पर आ गए हो मतलब आप विंडोज पर आ गए हो,
Now where you want to go? You want to go inside WSL using root permission. ये आप WSL के अंदर रूट के अंदर आ गए हो। अब आपके पास डॉकर है कि नहीं है? बिल्कुल डॉकर है, मेरे पास डॉकर है। अब मुझे डॉकर के अंदर मुझे एक कंटेनर बिल्ड करना है, तो कंटेनर में इस तरीके से बिल्ड कर सकता हूँ। अप एंड रनिंग कंटेनर डॉकर रन डैश IT डैश यू रूट प्रिविलेजेस डैश D, ठीक है ना। इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि डैश D जो है ये डिटैच्ड मोड में चलाने के काम आता है। डिटैच्ड मतलब बैकग्राउंड में, कि कंटेनर हमेशा के लिए चलता रहे। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मान लो कि बस मुझे फेडोरा ओएस पे काम करना है, तो ऐसे अपने को करना है। तो अब ये क्या कर रहा है? ये फेडोरा लोकली ढूंढ रहा है, उसको इमेज नहीं मिली, तो ये कहां से लाएगा? इंटरनेट से लाएगा। ये इंटरनेट से ला रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। डॉकर PS डैश A किया। अब देखो 3 सेकेंड अगो और एक है 9 मिनट अगो, तो 9 मिनट पहले मैंने फेडोरा की इंस्टॉल करी थी कि उबंटू की इंस्टॉल करी थी? उबंटू की, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये कंटेनर किससे बना हुआ है। ये 9 मिनट पहले वाला कंटेनर किससे बना हुआ है? उबंटू लेटेस्ट से बना हुआ है। ये 2 सेकंड पहले बना हुआ कंटेनर किससे बना हुआ है? फेडोरा पे बना हुआ है। व्हाट इज फेडोरा? फेडोरा इज अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कैली इज अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स के कितने वेरिएंट हैं मार्केट में? बहुत सारे हैं, जिसमें से पॉपुलर तो हमारे लिए डेबियन और उबंटू ही। बट देयर मे बी चांसेस दैट कंपनी कैन आस्क यू लेट्स वर्क ऑन फेडोरा, सो यू कैन वर्क ऑन इट। सो ये फेडोरा पर हो गया। अब इस फेडोरा के अंदर जाते हैं, इस कंटेनर के अंदर डॉकर एग्जैक्ट डैश IT एंड देन द कंटेनर नेम एंड स्लैश पिन बैश। ये देखो आ गया। अब मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूं। हु एम आई? PWD और कैट etc स्लैश OS डैश रिलीज। नाउ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखो क्या आ रहा है? फेडोरा लाइनक्स। समझ में आ गया ना? तो Docker is also a software which will provide you which kind of environment? Linux environment. So WSL is a software which provide you the Linux environment. Docker is also a software which will provide you the Linux environment. ठीक है ना? तो इंडस्ट्री में डॉकर सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डॉकर में एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर्स को इजीली डिप्लॉय कर सकते हो, और वो है उसकी कैपेबिलिटी आपको इसके आर्किटेक्चर से समझ में आएगी। डॉकर की अपनी खुद की रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री मतलब डॉकर की अपनी वेबसाइट है जहां पर डॉकर की इमेजेस स्टोर हुई, इमेज, ठीक है ना। और उन इमेज से आप बना सकते हो अपने कंटेनर, ठीक है ना। आपने अपना लैपटॉप खुद से फॉर्मेट किया? आज से पहले कभी आपका लैपटॉप खराब हुआ होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस लग गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो आपने खुद OS डाला कि आपने किसी हार्डवेयर वेंडर से डलवाया होगा? हार्डवेयर वेंडर से डलवाया। अगर ये चीज आप खुद डालते ना, तो आपको पता चलता कि आप हार्डवेयर वेंडर के पास क्या होती है? एक छोटी सी पेन ड्राइव होती है, और उस पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है? इमेज। उस इमेज से वो आपके लैपटॉप में भी OS डाल सकता है, किसी और कस्टमर के भी उसमें, किसी और कस्टमर के उसमें भी, विद अ सिंगल पेन ड्राइव, with a single image, the hardware vendor can install on thousands of laptops that operating system. एक इमेज से मैं कितने लैपटॉप में OS डाल सकता हूं? मल्टीपल। तो वो के वही फिलोसॉफी, वो के वही कॉन्सेप्ट इधर भी है डॉकर के अंदर। डॉकर के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है इमेज। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है, तो उस इमेज को आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको वो जैसे ही आपको कंटेनर मिलेगा, आपको चलता फिरता लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। आपने देखा ना, अभी मैं कंटेनर के अंदर जाके मुझे इन्वायरमेंट मिल गया किसका? फेडोरा का। मुझे इन्वायरमेंट मिल गया किसका? उबंटू का। अब मान लो एक 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 एप्लीकेशन मुझे उबंटू में इंस्टॉल करनी है, एक एप्लीकेशन मुझे कैली में इंस्टॉल करनी है, एक एप्लीकेशन मुझे फेडोरा में चाहिए, एक एप्लीकेशन मुझे डेबियन में चाहिए,
हर एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो डॉकर इस मामले में इस आर्किटेक्चर की मदद से ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है आज की तारीख में। डब्ल्यूएसएल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है इमेज इमेज बनाने की। डब्ल्यूएसएल तो एक छोटे मोटे टूल हैं जो जस्ट एक बिगिनर के लिए, जिसके पास बेचारे के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको लाइनक्स सीखना हो, तो आप बच्चों लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है डब्ल्यूएसएल कि यार भाई ठीक है आप डब्ल्यूएसएल पे काम कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू बी अ सीरियस डेवऑप इंजीनियर, you cannot rely on WSL. Instead of WSL, what you need to learn is Docker. What Docker will give you? Docker will give you a functionality of images, and these images can be stored on internet. There is a website where you store your images. जैसे कि आप अपना Next.js का कोड, HTML का कोड, CSS का कोड, Node.js का कोड कहाँ रखते हो? इंटरनेट पर, गिटअप पे। अब गिटअप क्या है? सॉफ्टवेयर है क्या वेबसाइट है? It's a website which store your source code. Similarly, if you have an operating system image, there is the website which will store images instead of source code. So there is a very strong difference between GitHub and Docker Hub. अब मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, केयरफुली ध्यान देना। इंटरनेट पर एक वेबसाइट है hub.docker.com। इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट है? hub.docker.com। और इंटरनेट पर एक और वेबसाइट है github.com। अगर आपको गिटहब के बारे में पता है तो आप आसानी से इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हो। गिटहब क्या कर रहा है? गिटहब क्या कर रहा है? इट स्टोर आवर सोर्स कोड ऑन इंटरनेट। गिटहब बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? जिसने भी बनाया होगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई डेवलपर लोग अपना सोर्स कोड इंटरनेट पे रख लो, कल को इसमें आग लग जाए, चोरी हो जाए, पानी में भीग जाए, लैपटॉप खराब हो जाए और आपका सोर्स कोड वो कहां से रिकवर कर ले बेचारा डेवलपर? इंटरनेट से रिकवर कर ले। ठीक है ना? तो गिटहब का काम था कि भाई सोर्स कोड को स्टोर करना। उसी प्रकार से जब डॉकर आया तो डॉकर के अंदर बेसिकली सोर्स कोड नहीं होता है, डॉकर की होती है इमेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है इमेजेस। सो इट स्टोर our OS image on internet। समझ में आया? सो दोनों का काम स्टोर करना है। गिटहब का काम भी स्टोर करना है, hub.docker.com का भी काम स्टोर करना है, बट दोनों का स्टोर करने का कंटेंट अलग अलग है। एक सोर्स कोड सेव कर रहा है तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस। सोर्स कोड होती है 5-10 MB की। आप जो Node.js का या जितना भी आपने जस्ट डायल पे काम किया होगा उसका सोर्स कोड आप निकाल के देख लेना, रियल जो कोडिंग कर रखी है वो 5-10 MB की होती है। और नोड मॉड्यूल्स की बात मत करना, वो तो जीबीयू में जाती है। मगर नोड मॉड्यूल्स को हटा दो और जो रियल में आपने कोडिंग कर रखी है प्रोजेक्ट में, चाहे ब्लॉकचेन में चाहे हार्डवेयर में, वो रियल 5-10 MB का पूरा सॉफ्टवेयर होता है। भले आप साल भर भी काम कर लोगे ना, 10-15 MB से ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है ना? तो सोर्स कोड जो होता है वो स्मॉल इन साइज, बट द इमेज इज बिगर इन साइज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस होती है ना, वो 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB, इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस होती है। ठीक है ना? सो ये आपको समझ में आया कि yes, there is a website called GitHub which store our developer source code. There is also a website called hub.docker.com which store operating system image। और यहाँ से हमें ये डॉकर के आर्किटेक्चर से पता चलेगा कि बेसिकली डॉकर के आर्किटेक्चर में एक पार्ट होता है रजिस्ट्री का। देयर आर बेसिकली 3 कंपोनेंट ऑफ डॉकर आर्किटेक्चर। डॉकर आर्किटेक्चर कंसिस्ट 3 कंपोनेंट। The first component is your Docker registry, and it is a website. It is a website called hub.docker.com which store our operating system image. There is another component which is called client, where client is your black terminal where you type your commands, docker commands। ये जितने भी मैंने 2 commands टाइप करी आपके सामने अभी, ये docker ps-a, docker run है ना, डॉकर डैश डैश वर्जन, ये सारी कमांड को कौन रीड कर रहा है? इट्स रीडिंग द डॉकर क्लाइंट, है ना, ये उसका भी पार्ट होता है। और एक होता है डॉकर डीमन, जो कि इमेजेस से कंटेनर बनाना, कंटेनर के साथ कम्युनिकेट करना, ये इसका काम होता है। सो डॉकर क्लाइंट इज अ सॉफ्टवेयर दैट यू इंस्टॉल ऑन योर मशीन। डॉकर डीमन इज अ सर्विस दैट रन इनसाइड योर मशीन एज अ बैकग्राउंड सर्विस।
ठीक है ना। तो बेसिकली डॉकर आर्किटेक्चर के ये 3 कंपोनेंट हैं। तो आज की क्लास से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बेसिकली हमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। जैसे आ जाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, वापस से शीट को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, पहला तरीका WSL हो गया। दूसरा तरीका जो हो गया, आप अपना रियल सर्वर बाय करो और वहां पर आपको अपना लाइनक्स का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तीसरा जो है, एक डॉकर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके इमेजेस से आप कंटेनर बना सकते हो और उन कंटेनर में अंदर आके आपको कौन सा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, लाइनक्स का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना। सो इंडस्ट्री में डॉकर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। किसी भी टाइप की आप एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे वो वेब 3 की हो, चाहे आपके ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो, रिएक्ट की हो, नेक्स्ट.जेएस की हो, कोई भी एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन को हमें किसी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रखने की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रखने की जरूरत पड़ती है। उन एप्लीकेशंस को जनरली आज की तारीख में हम किसके अंदर रखते हैं, डॉकर कंटेनर के अंदर। ठीक है ना। सो ये रिलेशन आप ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है ना। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि basically if you have a docker image, what you can create, I can create docker container and I will write docker container 1. It means I can create another docker container 2, and I can create multiple containers with a single image. एक आपके पास एक सिंगल इमेज है, उससे आप मल्टीपल कंटेनर स्टैब्लिश कर सकते हो। तो आप उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना। रियल वर्ल्ड का भी एग्जांपल मैंने बता दिया। आपका हार्डवेयर वाला या आपने आपका लैपटॉप वेंडर जिससे आपने लैपटॉप खरीदा है, कभी ना कभी तो आपका लैपटॉप स्लो चला हुआ होगा, कभी ना कभी वायरस लगा हुआ होगा और आपने बोला होगा कि भैया इसको आप क्या कर दो, फॉर्मेट कर दो। और फॉर्मेट करके आप दोबारा क्या डाल दो, नया लेटेस्ट ओएस डाल दो। तो वो हार्डवेयर वेंडर करता क्या है, वो एक पेन ड्राइव डालता है और उस पेन ड्राइव के अंदर क्या होती है, ओएस की इमेज होती है, और उस इमेज से वो आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या पूरे आपके लैपटॉप में क्या इंस्टॉल कर देता है, ओएस इंस्टॉल कर देता है। द सेम फंडामेंटल वर्क्स हियर एज अ डॉकर इमेज। We have a single image, and with that single image I can create multiple docker containers, and each docker containers can hold application. Okay, so application can reside under containers. So आपने अभी हार्डवेयर की एप्लीकेशन बनाई, आपने नेक्स्ट.जेएस बनाया, आपने जस्ट डायल का प्रोजेक्ट बनाया। आप उस जस्ट डायल के प्रोजेक्ट के साथ साथ में आपके पास डाटाबेस भी है भाई। एप्लीकेशन अपने आप में तो कुछ करेगी नहीं, हर एप्लीकेशन को साथ में क्या चाहिए, डाटाबेस चाहिए। और डाटाबेस पोस्टग्रेस का हो सकता है, वो डाटाबेस माइस्क्ल का हो सकता है। सो डाटाबेस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। डाटाबेस भी क्या है, एक एप्लीकेशन है। आपने नेक्स्ट.जेएस में जो एप्लीकेशन बनाई वो भी एक एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशंस को जनरली हम कहाँ रखते हैं, कंटेनर के अंदर। ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस हम देखेंगे। तो फ्लो यहां से चलना चाहिए। इमेज है, इमेज से बनेगा कंटेनर और कंटेनर के अंदर रखेंगे हम अपनी एप्लीकेशन। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको शीट बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट ऑफ डॉकर। ये ये शीट नंबर में बता देता हूं आपको। शीट नंबर है 180, है ना। इस शीट को आप, ये वन ऑफ द बेस्ट शीट है। यहाँ पर आपको डॉकर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट एक ही स्क्रीनशॉट में आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली लेफ्ट से चलना है, राइट की ओर जाना है। ठीक है ना। सो डॉकर की इमेजेस जो होती हैं जनरली वो रजिस्ट्री पर होती है। रजिस्ट्री से वो इमेजेस आती हैं और उन इमेजेस से बनती है फिर मल्टीपल कंटेनर्स, और कंटेनर्स के अंदर होती हैं आपकी अपनी एप्लीकेशन। एक कंटेनर के अंदर एक एप्लीकेशन हो सकती है, दूसरे कंटेनर के अंदर कोई दूसरी एप्लीकेशन हो सकती है, तीसरे कंटेनर के अंदर आपका डाटाबेस हो सकता है। एक कंटेनर के अंदर आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो गई, दूसरे कंटेनर के अंदर आपकी बैक एंड एप्लीकेशन हो गई, तीसरे कंटेनर के अंदर आपका डाटाबेस हो गया। सो आपके सॉफ्टवेयर हमेशा किसके अंदर होंगे, किसी न किसी कंटेनर के अंदर। और वो कंटेनर बनेंगे कहां से, किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज से। तो जनरली मुझे अपने जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको डिप्लॉय करके बताऊंगा,
वो किस ओएस इमेज से बनाऊंगा मैं, उबंटू, ठीक है ना। उबंटू वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो इस इमेज को आप ध्यान रखना।